Assalamu alaikum, dear student. Hope you are fine. आज हम एंजाइम चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4 फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं इस वाले में से। तो हम देखते हैं कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्शन को, एंजाइम की एक्टिविटी को। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जो है एंजाइम की वो डिपेंड करती है उसकी स्पेसिफिक केमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन को पे। इट मीन के स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक केमिस्ट्री मीन अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स और कॉन्फ़िगरेशन मीन उसकी शेप जो है, स्ट्रक्चर जो है, एक्टिव साइट किस तरह की है उस पे डिपेंड करती है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो इन दोनों चीजों को यानी कि उसकी केमिस्ट्री या शेप को चेंज करने की सलाहियत रखता हो या अल्टर करने की सलाहियत रखता हो, वो रेट ऑफ कैटालिक एक्टिविटी जो है यानी कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करेगा। अब वो कौन कौन से हैं? कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, टेम्परेचर और उसके बाद पीएच ऑफ मीडियम। अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को देखें तो अगर हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट हो तो विद द इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल इंक्रीज। इस मतलब ये हुआ कि रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड अमाउंट अपॉन द अमाउंट ऑफ एंजाइम, यानी कि जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, ये सबस्ट्रेट हैं और येलो कलर में एंजाइम्स हैं, 5 एंजाइम्स हैं। तो अगर हम इन एंजाइम की अमाउंट को डबल कर दें, जैसे ये 10 हो गए, तो इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? ये डबल हो जाएगा कि यहाँ पे 5 एंजाइम थे, वो 5 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ? 10 एंजाइम है, 10 एक्टिव साइट अवेलेबल है, लिहाजा 10 प्रोडक्ट जो है वो बन रहे हैं। और अगर हम इसको भी डबल कर दें तो रेट फर्दर डबल होता जाएगा, यानी कि 2 फोल्ड द रिएक्शन रेट इज डबल। जितना भी हम उसको डबल करेंगे एंजाइम को, और ये उस वक्त तक डबल इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि ये लिमिटेड अमाउंट जो है वो हम यानी कि लिमिटिंग में कन्वर्ट नहीं हो जाती। अब असल में होता क्या है, अगर हम ये देखें कि ये किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो आप देखें कि ये इस तरफ को एंजाइम की कंसंट्रेशन है, इस तरफ को रेट है। जैसे जैसे हमने एंजाइम को बढ़ाया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? इसलिए कि जब हमने यहाँ से यहाँ पे इसको इंक्रीज किया एंजाइम कंसंट्रेशन को, तो क्योंकि सबस्ट्रेट अनलिमिटेड थे, लिहाजा जैसे हमने एंजाइम को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट इंक्रीज होगी। जब नंबर ऑफ एक्टिव साइट इंक्रीज होगी तो रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ भी मोर एक्टिव साइट्स will convert substrate molecule into the product in a given period of time, क्योंकि एंजाइम की कंसंट्रेशन और बढ़ गई है, लिहाजा ये बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे आप देखें आगे ये रेट फ्लैट हो जाता है। इसलिए फ्लैट हो जाता है कि आप यहाँ पे आके जो अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी वो इतनी कम होगी कि वो लिमिटिंग में आ गई, वो लिमिटिंग कंसंट्रेशन में आ गई, कम हो गई। लिहाजा आप फर्दर अगर एंजाइम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन हो गई है। तो इस कंडीशन में फिर फर्दर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। अब दूसरी तरफ आ जाए, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट उल्टा है बिल्कुल उसके, कि लो कंसंट्रेशन है अगर सबस्ट्रेट की तो रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट। क्योंकि सबस्ट्रेट कम थे, एंजाइम ज्यादा थे, लिहाजा जैसे ही हमने
सबस्ट्रेट और ऐड किए तो एक्टिव साइट्स क्योंकि पहले से अवेलेबल थी, लिहाजा रेट जो है वो ज्यादा हो गया। और जब हमने फर्दर सबस्ट्रेट को इंक्रीज किया तो फर्दर रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो इंक्रीज होगी। इसको भी जरा हम ग्राफिकली देखते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। इस ग्राफ में ये एंजाइम ए का मैक्सिमम रेट है, यानी कि ये मैक्सिमम रेट है एंजाइम ए का, और ये मैक्सिमम रेट है एंजाइम बी का। हमारे पास दो सबस्ट्रेट हैं, एक ए का सबस्ट्रेट है, दूसरा बी का सबस्ट्रेट है। जब हमने सबस्ट्रेट को इंक्रीज किया तो क्योंकि एंजाइम्स ज्यादा थे, एक्टिव साइट्स जो थी वो अवेलेबल थी, लिहाजा एंजाइम सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ती गई। फिर जब हम फर्दर बढ़ाते गए तो जो एंजाइम थे वो तो कांस्टेंट थे, लेकिन सबस्ट्रेट के बढ़ने से एक टाइम आया कि अब तमाम एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम जो हैं वो ऑक्यूपाई हो गई हैं। लिहाजा अगर हम फर्दर सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अब सबस्ट्रेट जो है उनकी सैचुरेशन हो गई है और एंजाइम जो है उनकी जितनी एक्टिव साइट्स थी वो सारी की सारी फिल हो गई हैं। लिहाजा इस वजह से फर्दर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास 5 आदमी काम कर रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं, लेट से ईंटें जो है वो सबस्ट्रेट हैं और मैन जो है वो हैं आपके एंजाइम। अब बंदे है आपके पास 10, ईंटें थी 5। अब इसका मतलब है 5 लोग काम कर रहे थे, बाकी फारग थे। इट मीन एक्टिव साइट जो थी वो अवेलेबल थी। अब आपने ईंटें कर दी 7 तो रेट बढ़ गया काम करने का। जब आपने ईंटें 10 कर दी तो 10 ही लोग थे, मजदूर थे, 10 ही ईंटें थी, तमाम एक्टिव साइट्स जो हैं अवेलेबल हो गई, जो थी वो फिल होगी। लिहाजा अब आप ईंटें 15 कर देंगे तो एक टाइम में ईंटें तो 10 बंदों ने 10 ईंटें ही ट्रांसफर करनी है आगे, तो ईंटें होगी 15 या 20, तो क्या हुआ, सैचुरेशन हो गई है और अब फर्दर काम जो है इंक्रीज नहीं हो सकता। तो ये इसकी एग्जांपल के तौर पे है। टेम्परेचर तीसरा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा आता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इसके साथ पूछा जाता है। तो all enzyme can work at their maximum rate at a specific temperature called optimum temperature, कि वो टेम्परेचर जिस पे तमाम एंजाइम जो हैं वो अपनी मैक्सिमम रेट के साथ मैक्सिमम एक्टिविटी से काम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ह्यूमन बॉडी के लिए ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ये 37 सेंटीग्रेड होता है। ये आपको पता ही है, ह्यूमन का टेम्परेचर जो है वो 37 होता है। तो इसमें आमतौर पे एक नंबर 37 सेंटीग्रेड लिखने का होता है और एक नंबर ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन का आता है। तो अमूमन ऐसा आता है। सम टाइम आ जाता है कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, तो वो क्वेश्चन जो है उसको फिर हम देखते हैं। ये आपके पास ग्राफ है, पहले हम इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं, फिर उसके साथ हम उसके पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर था 10, तो एंजाइम एक्टिविटी ये थी, रेट ऑफ रिएक्शन ये था, 20 हो गया तो रेट ये हो गया, 30 हो गया तो रेट और बढ़ गया। इसका मतलब है कि विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, बट कहाँ तक बढ़ेगी, अप टू ए सर्टन लिमिट। ये वो लिमिट है इंसान की, ह्यूमन बॉडी का ये टेम्परेचर 37। अगर ये नॉर्मल इनऑर्गेनिक रिएक्शन होता तो ये कर्व बढ़ती जाती, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये कर्व बढ़ती जाती। ह्यूमन में मैक्सिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम होती है और मिनिमम, और उसके बाद जो है ऑप्टिमम, 3
कंडीशंस हैं इसमें। अब विद द इंक्रीज इन 10 सेंटीग्रेड द रेट ऑफ टेम्परेचर जो है राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है। यानी कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते हैं तो रेट भी डबल हो जाता है। तो तब रेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है। टेम्परेचर जो है बेसिकली दैट इज हीट। हीट क्या प्रोवाइड करती है? हीट दो चीजें एंजाइम को प्रोवाइड करती हैं। एक एक्टिवेशन एनर्जी, आपने पढ़ा कि एंजाइम जो है दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हीट मिल रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन, तो वो उसको प्रोवाइड हो रही है। नंबर टू, दैट प्रोवाइड किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है। अब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से क्या फर्क पड़ता है? जब सबस्ट्रेट जो है वो मूव करेगा और एंजाइम मूव करेंगे तो उनकी स्पीड अगर रैपिड हो रही है, वो तेजी के साथ मूव कर रहे हैं, तो उनके कोलिजन, उनके टकराने का चांस भी बढ़ जाएगा। और जितना उनके टकराने का चांस बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होता जाएगा। इसका मतलब है जितना टकराव ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से, क्योंकि किनेटिक एनर्जी के ही जो है वो उसको वो मूवमेंट प्रोवाइड करती है जिससे वो एक दूसरे के साथ गाइड करते हैं। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, लेकिन जब वो फास्ट मूव करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही फास्ट हो जाएगा। ये तो हो गया इसका इफेक्ट। अब इसके साथ साथ इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है कि जब टेम्परेचर ऑप्टिमम से बढ़ता है उस सूरत में हीट एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशन है, क्योंकि हीट सिर्फ मूवमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर रही बल्कि वो मॉलिक्यूल को वाइब्रेट भी करवा रही है, वाइब्रेशन भी उनकी हो रही है। लिहाजा वाइब्रेशन इंक्रीज होने से अगर ये वाइब्रेशन वायलेंस में चली गई, यानी कि टेम्परेचर और बढ़ा और ये वायलेंस में चली गई, तो फिर क्या होगा? एंजाइम के अंदर जो उनकी बॉन्डिंग है, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की है, वो डीनेचर होना शुरू हो जाती है और हम कहते हैं कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो गया, एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, जब हीट कम होती है तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है, एंजाइम डीनेचर नहीं होता लो टेम्परेचर पे। क्योंकि उसको हीट कम मिल रही है, किनेटिक एनर्जी कम है, मॉलिक्यूल कम मूव कर रहे हैं, लिहाजा एंजाइम जो है वो एक्टिव रहते हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर एंजाइम डीनेचर होता है, क्योंकि उस सूरत में उनकी जो बॉन्डिंग है ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर, वो बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो डीनेचर हो जाता है या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था जो इसमें से आता है। तो इसके बाद हमारे पास है पीएच ऑफ मीडियम। पीएच ऑफ मीडियम में भी उसी तरीके से जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच, या डिफाइन ऑप्टिमम पीएच एंड राइट द पीएच ऑफ टू एंजाइम। सम टाइम एंजाइम नहीं लिखे होते लेकिन एंजाइम दो एग्जांपल्स पूछी जाती हैं कि दो एग्जांपल्स जो हैं वो बताएं। जैसे पहले था बिल्कुल ऐसे ही कि एवरी एंजाइम फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली, कि हर एंजाइम जो है वो बहुत इफेक्टिवली काम करता है ओवर ए नैरो रेंज ऑफ पीएच। एंजाइम जो है वो हमेशा एक नैरो रेंज ऑफ पीएच जो है उसके ऊपर काम करता है, और वो जो नैरो रेंज है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। वो क्या कहलाती है? ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल इसमें से आता है कि हो पीएच अफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्लाइट एंड एक्सट्रीम चेंज इन पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी।
तो ये सवाल है, बहुत दफा बोर्ड में आया है ये भी। सबसे पहले हम देखते हैं स्लाइड चेंज क्या करती है। स्लाइड चेंज पीएच की सबसे पहले ये अमाइनो एसिड जो है उसकी आयोनाइजेशन को अफेक्ट करती है एट द एक्टिव साइट, क्योंकि आपको पता है कि एक्टिव साइट है चार्ज बीयरिंग एरिया। तो वो जो चार्ज बीयरिंग एरिया है एक्टिव साइट, वहां पे ये अफेक्ट करती है, तो वहां पे आयोनाइजेशन को चेंज करती है। दूसरा, अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है उसकी आयनाइजेशन को भी ये अफेक्ट करती है। इन दोनों का अफेक्ट क्या होता है? इन दोनों का अफेक्ट ये होता है कि एंजाइम जो है वो एक्टिविटी या तो रिटार्ड हो जाती है, यानी कि उसकी एक्टिविटी में कमी आ जाती है, या फिर वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। मीन अगर पीएच में स्लाइड चेंज होती है तो एंजाइम या तो रिटार्टेड हो जाता है, काम कम करता है और नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, या फिर क्या होता है कि वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है और फिर उसका काम जो है वो रुक जाता है। तो एंजाइम जो है वो इट सेल्फ इफेक्ट नहीं होता, यानी कि अगर नॉर्मल पीएच आ जाएगी तो वो दोबारा से सही काम करना शुरू कर दे। एक्सट्रीम पीएच चेंज अगर होती है तो एक्सट्रीम पीएच चेंज जो है, क्योंकि ये एंजाइम को ब्रेक कर देती है। एंजाइम को ब्रेक करने का मतलब ये है कि उसके अंदर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो आयनिक बॉन्डिंग बनी हुई थी, या जो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग थी, ये उन बॉन्डिंग के ऊपर इफेक्ट करती है, और स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है उसको ये तेजी के साथ जो है वो ब्रेक करती है। तो उन बॉन्ड के ब्रेक होने से एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लिहाजा एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, और ये परमानेंट ब्लॉकेज है, ये परमानेंट डिस्ट्रक्शन है, डीनेचरिंग हो जाती है। तो ये इफेक्ट है स्लाइड और एक्सट्रीम चेंज का। अब पीएच दी हुई है, कुछ जो एंजाइम्स हैं उनकी पीएच जो है वो बुक में दी हुई है, इन्हीं में से आपने 2-3 की याद करनी है। और बहुत दफा ये होता है कि एमसीक्यूज में पीएच भी पूछी जाती है। जैसे पेप्सन है तो पेप्सन की पीएच 2 है। सिक्रेज एंजाइम है, सिक्रोज लिखा हुआ है, ये बेसिकली सिक्रेज एंजाइम है। सिक्रेज एंजाइम जो है इसकी पीएच 4.5 है। इंट्रोकाइनेस, ये आपने इसको सही कर लेना, यहाँ पे ए होना चाहिए था। सिक्रेज, सुक्रोज नहीं है, सिक्रेज एंजाइम है, तो ये आपने ठीक कर लेना है। इंट्रोकाइनेस एंजाइम जो है इसकी पीएच जो है वो 5.5 है। स्लेवरी माइलेज 6.8 है इसकी। एटालेज 7.6 है। उसके बाद टाइमोट्रिप्सन है। टाइमोट्रिप्सन जो है इसकी 7 to 8 की रेंज है। पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है इसकी 9 है, और आर्जिनेस इसकी 9.7 है। ये पीएच थी जो कि कंसिडर करनी है, इनमें से याद करनी है, एमसीक्यूज भी आते हैं। और ये जो सिक्रोज है इसको आपने सिक्रेज कर लेना है, ये जरूर आपने याद रखना है। तो आज का लेक्चर इसी के साथ खत्म हुआ। लेक्चर अगर पसंद आया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह ताला आपका हामी निगहबान, और अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। थैंक यू।